तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज 8 अगस्त है। आज से 2 दिन पहले यानी 6 अगस्त को हिरोशिमा में पहला एटम बॉम्ब गिराया गया था। उसकी कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ। कल 9 अगस्त है, एक दिन बाद दूसरा एटम बॉम्ब 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था। जापान के 2 शहरों पर ये जो 2 एटम बॉम्ब गिरे, ये पहला और आखिरी था। उसके बाद आज तक किसी देश ने किसी देश पर एटम बम नहीं गिराया। शायद उसकी वजह यह है कि इन 2 बमों ने जो बर्बादी दिखाई, उससे दुनिया को एहसास हो गया कि अगर एटम बम का इस्तेमाल होगा तो फिर क्या होगा। आज तो खैर सैकड़ों की तादाद में कई देशों के पास एटम बम है, लेकिन ये कहानी मैं सुना चुका हूँ आपको डिटेल में। आज मैं ये कहानी नहीं बल्कि आपको ये बताने जा रहा हूँ और ये सुनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मेल भी थे कि एटम बम बनाने की सूझी कैसे। दुनिया का सबसे खूंखार और ख़तरनाक बम जो सेकंड में, मिनटों में एक पूरे शहर को शमशान या कब्रिस्तान बना दे, ऐसी खौफनाक चीज़ बनाने का जो आइडिया है वो कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। अभी हाल में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, ओपनहाइमर। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी। अभी हाल फिलहाल में आखिरी फिल्म मैंने यही देखी थी, ओपनहाइमर, और मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी। हालांकि फ़िज़िक्स से मैं शुरू से भागता रहा हूँ, लेकिन फिर भी चूँकि इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखने का शौक़ है, तो उस हिसाब से ये फिल्म काफ़ी अच्छी थी। 1939 की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। पूरी दुनिया इस जंग में झोंक दी गई थी। अलग अलग खेमे थे, अलग अलग देश के साथ मिलकर लड़ रहे थे। वही हथियार, गोली बारूद, यही सारी चीज़ें थी। और इस जंग में एक नाम था हिटलर का भी। कहते हैं कि जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, चाहे क्रेडिट कोई भी ले, बट ये जो एटम बम बनाने की पहली सोच थी वो हिटलर के दिमाग से आई थी। हिटलर सत्ता के लिए इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि उसे लगता था कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले और उसके लिए कोई ऐसा हथियार चाहिए जिससे पूरी दुनिया डरे। तो 1939 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली बार दुनिया के कई देशों को लगा कि यार लंबा इतने वक्त तक जंग चल रही, जैसे पहला वर्ल्ड वॉर भी कई साल तक चला, तो जंग जल्दी ख़त्म हो, देश को जल्दी डरा सकें या जीत सकें, उसके लिए कौन सा ऐसा हथियार होगा। तो उस वक्त एक होड़ सी मची थी, एक ऐसा खूनी हथियार, एक ऐसा बॉम्ब जिसको दिखाकर या गिराकर सामने वाले को डरा सकें और फिर अपने ऊपर उसको काबू में ला सकें। हिटलर पूरी तरीके से इसकी तैयारी में जुटा हुआ था। अपने तमाम साइंटिस्ट को उसने इस काम में झोंक रखा था कि मुझे एक ऐसा बॉम्ब बना कर दो जिससे मैं तबाही मचा सकूं। 1939 में ही बर्लिन में एक लेबोरेटरी में 3 साइंटिस्ट बैठे थे और ये तीनों काम कर रहे थे ऐसे किसी खतरनाक बम के बारे में। अब उसमें कुछ जोड़ घटाओ जमा जो भी है फिजिक्स की ज़ुबान में, तो वो बॉम्ब बनाने की टेक्निक और तरकीब पर तो काम कर रहे थे, पर कुछ सवाल थे जो उनके जवाब नहीं मिल रहे थे। इत्तेफाक से ये वो दौर था जब लीजेंडरी साइंटिस्ट आइंस्टाइन, उनका हर तरफ नाम था। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो बॉम्ब पे काम कर रहे थे, उनको कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। उन्हें लगा शायद आइंस्टाइन के पास इसका जवाब होगा। तो चाहे अनचाहे आइंस्टाइन तक ये बात पहुंच गई उनकी अपनी साइंटिस्ट बिरादरी के ज़रिए कि ये लोग जिस सवालों के जवाब को ढूंढ रहे हैं वो सवाल कुछ और नहीं है बल्कि ये है कि कैसे न्यूक्लियर यानी कि एटम बॉम्ब बनाया जाए। अब जब ये बात आइंस्टाइन ने सुनी तो उनके कान खड़े हो गए। हालांकि उनके कान वैसे ही बड़े हैं। तो उन्होंने फ़ौरन ख़तरे को भांपते हुए उस वक्त अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखा 1939 में और कहा कि जर्मन और नाज़ी जो हैं वो एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश में लगे हैं और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ख़तरनाक है। अब आइंस्टाइन जैसे कद के एक साइंटिस्ट ने अमेरिकी प्रेसिडेंट को जब ये लेटर लिखा, जंग जारी है और हिटलर का हर तरफ खौफ, नाज़ी सैनिक, ख़ास तौर पर यहूदियों के ख़िलाफ़ जिस तरीके का जुल्म किया हिटलर ने, तो ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति तक जब पहुंची तो उन्हें भी लगा गड़बड़ है और उन्हें लगा कि अगर किसी और देश ने ये बॉम्ब बना लिया तो फिर अमेरिका के लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगा।
और ख़ासतौर पर अगर हिटलर के हाथ में ये बॉम्ब लगा और उसने पहले बना लिया। आइंस्टाइन के इशारा देने पर कि हिटलर इस कोशिश में है, बर्लिन के लैब में बाकायदा इस पर काम चल रहा है, लेकिन आइंस्टाइन का ये भी कहना था कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद वो कामयाब ना हो पाएँ बॉम्ब बनाने में, लेकिन आज नहीं तो कल कोई ज़रूर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, क्योंकि तब तक साइंटिस्ट इसके ऊपर बहुत काम कर चुके थे। तो 1939 में जब रूजवेल्ट को बताया गया लेटर के ज़रिए, तब रूजवेल्ट ने फिर तय किया कि अमेरिका एक ऐसा बॉम्ब बनाएगा जिससे दुनिया डरे और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जल्दी ख़त्म कर सके, कम से कम उस बॉम्ब को दिखाकर और डराकर। और इसी के बाद अब रूजवेल्ट ने 1941-42 आ गया, तब तक 1939 की बात है। तो उसी दौरान में रूजवेल्ट ने फैसला कर लिया कि वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और ये एक दुनिया का सबसे ख़तरनाक बॉम्ब बनाएंगे और उस पर काम शुरू करेंगे। तो अब इसी के लिए 1942 में अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एक जनरल को दी थी और उसमें टॉप साइंटिस्ट, ख़ासतौर पर जो फिज़िक्स से जुड़े हुए थे, उन सबको शामिल किया गया। और फिर अब तय हुआ कि अमेरिका एक बॉम्ब बनाएगा, एक ऐसा बॉम्ब जिससे पहले दुनिया में किसी ने बनाया नहीं। तो अब तमाम साइंटिस्ट लग गए, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। और चूँकि इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एक जगह को चुना गया था, वो था मैनहट्टन, अमेरिका का एक जगह। तो इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो उस वक्त दुनिया को नहीं मालूम है, खामोशी के साथ, वो था एक बॉम्ब बनाना, एक ख़तरनाक, बेहद ख़तरनाक बॉम्ब बनाना। अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हो गया, लेकिन इसमें कौन कैसे क्या करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थीं इस बॉम्ब को बनाने के लिए, और ज़रा सी लापरवाही भयानक तबाही ला सकती थी। तो आखिरकार इस बॉम्ब के प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर चुने गए वो ओपनहाइमर थे, रॉबर्ट ओपनहाइमर। उन्होंने इस सब्जेक्ट पे बहुत काम किया था। तो ओपनहाइमर तैयार हो गए। अब उसके बाद हुआ कि इस बॉम्ब को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एक शहर और आबादी से दूर एक सुनसान जगह चाहिए था, ताकि कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो वहाँ पर तबाही ना फैले। तो इसके बाद एक जगह चुनी गई जो मैक्सिको के पास है, लॉस एलामोस। लॉस एलामोस एक सुनसान रेगिस्तानी इलाका, पहाड़ी इलाका, और बिल्कुल वहाँ कोई आबादी नहीं, कोई इंसान नहीं, दूर दूर तक। तो ये था कि यहीं पे इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू होगा, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है बॉम्ब बनाने का। तो बिल्कुल शहर से दूर लॉस एलामोस की जगह को चुना गया। अब इस प्रोजेक्ट पे काम करना मुश्किल और दुश्वारी है कि वो सुनसान रेगिस्तान, पहाड़ी इलाका। अब इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले तमाम साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, बहुत सारे लोग, तो वहाँ कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले वहाँ पे एक पूरी बस्ती बसाई गई, जहाँ पे ये सारे साइंटिस्ट हों और जो बाकी लोग हैं। अब ये हुआ कि इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा, तो फैमिली से कैसे दूर रहेंगे। तो उनकी फैमिली को भी इसमें किया गया कि चलो फैमिली भी रहेंगी, वो भी कुछ काम में मदद करेंगी। तो धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट से, मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर शख्स को इस लॉस एलामोस जगह पर लाकर रख दिया गया। अब वहाँ ये काम शुरू हुआ ओपनहाइमर की निगरानी में। जितने भी साइंटिस्ट थे वहाँ पे धीरे धीरे, और इसे खुफिया भी रखना था, एक तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, दूसरा हर कोई होड़ में है कि कोई बॉम्ब सबसे पहले कौन बनाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो अमेरिका का ये प्रोजेक्ट खामोशी से चल रहा है। 3 साल बीत गए। 3 साल, 42 से ये शुरू हुआ और 45 आ गया, 1945। इस दौरान में अमेरिका के कई और जगह पर खुफिया लैब भी तैयार किए गए, ताकि वहाँ से भी इस पूरे मामले में मदद मिल सके। अब ओपनहाइमर और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। 3 साल बीत गए, इधर जंग एकदम रूज पर है। अब अमेरिका के लिए जापान भी सरजद बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे देश जिन्होंने सरेंडर कर दिया, अमेरिका के आगे जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं। इधर ख़तरा ये भी है कि रूस न बना ले, उधर नाजी के हाथ में ही बॉम्ब न लगे। तो वक्त का भी तकाजा, जंग भी जारी, जीत भी ज़रूरी। तो 3 साल हो गए। 3 साल के बाद अब ये हुआ कि बहुत हो गया, फटाफट काम करो, और स्पीड में यहाँ काम हो रहा। आखिरकार 1945 आ गया। 1945 में अब इस जो मिशन में लगे हुए थे, और ख़ासतौर पर इसके डायरेक्टर ओपनहाइमर को कहा गया कि अब आप टेस्ट की तारीख तय कीजिए। इधर सारी कोशिश के बाद
ये न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो चुका था। न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, उतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें होती है वो सारी चीज़ें इस टीम को मुहैया कराई गई। अब जुलाई का महीना था और कहा गया कि टेस्ट की तारीख तय कीजिए। लास्ट में 16 जुलाई 1945 पहले टेस्ट की तारीख तय हुई। उसी लास एलामोस जो जगह सुनसान, और वहाँ ये पूरी टीम बिरादरी वहाँ मौजूद है, पूरे साइंटिस्ट की। अब इसमें ख़तरा ये है कि अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो अमेरिका का पूरा सपना फेल हो जाएगा। 3 महीने की कोशिश, अरबों रुपए लगाए गए थे, वो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। जंग पे भी इसका अमेरिका पे असर पड़ेगा, क्योंकि अब तक सिर्फ अमेरिका धौंस दे रहा है। और उस वक्त जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो पहले 2 बम गिराने के मुजरिम माने जाते हैं, उनको यह था कि कोई ऐसी चीज़ हाथ में आए जिससे वो दुनिया को धमका सकें। अब ये सारी चीज़ें ओपनहाइमर के टीम के ऊपर डिपेंडेंट थी। 3 साल की मशक्क़त के बाद ये बॉम्ब तैयार था, अब इसका टेस्ट होना था, और इस टेस्ट पे ही सब कुछ दारोमदार था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी, अमेरिका के सुपर पावर बनने का भी, जापान की शिकस्त या सरेंडर का भी, और ख़ुद रूजवेल्ट की अपनी साख भी, और उधर ओपनहाइमर की अपनी साख भी, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। आखिरकार 16 जुलाई 1945 5:15 टाइम फिक्स किया गया और ये सारी चीज़ें चालू हुई। अमेरिका के जितने ताकतवर लोग थे, उनके प्रेसिडेंट और इस प्रोजेक्ट समेत सभी की निगाहें अब वहाँ पर थीं, उस लॉस एलामोस की जगह पर। बेस कैंप जहाँ पे ये सारे साइंटिस्ट और ये लोग रहते थे, उससे दूर, क्योंकि जब आपको टेस्ट परीक्षण करना है तो उसका असर भी होता है, और उस वक्त ये भी पता नहीं था कि इसका असर कितना होगा, तो बहुत सारे खतरे थे। उसके रेडिएशन का क्या असर होगा ये भी नहीं मालूम था। ये रेडिएशन का असर वक्ती होगा, रुक जाएगा, या फिर ये परमानेंट कभी ख़त्म नहीं होगा, ये भी नहीं मालूम था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके सवाल के जवाब नहीं थे। तो दुनिया को एक सबसे ख़तरनाक हथियार देने का ट्रायल होने जा रहा था। तारीख 16 जुलाई 1945 सुबह 5:30 पर जब यह टेस्ट हुआ, बटन दबा, ओपनहाइमर समेत तमाम लोगों की धड़कनें रुकी हुई थी। कहते हैं इस प्रोजेक्ट के वजह से ओपनहाइमर का वेट करीब 20-30 किलो कम हो गया था। जब ये टेस्ट हुआ और जो धमाका हुआ, उस धमाके ने डरा दिया था उस वक्त बेस कैंप में मौजूद खुद ओपनहाइमर जैसे लोगों को भी। उनका जो अंदाज़ा था कि ये इतना ताकतवर ब्लास्ट होगा, उससे 50 गुना ज़्यादा ताकतवर धमाका हुआ था। मतलब आंखें चौंधिया गई। 160 किलोमीटर दूर तक उसकी कंपन महसूस हुई थी जब ये टेस्ट हुआ था, पहला न्यूक्लियर। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 16 जुलाई 1945 को ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा, और पहली बार किसी परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, एटम बम के बारे में दुनिया को इसके बाद जानकारी मिली। अब ये परीक्षण कामयाब, उधर व्हाइट हाउस तक खबर पहुंची, रूजवेल्ट खुश। अब उनके पास एक ऐसा हथियार था। बनाने वाले को अभी तक पता नहीं था कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, लेकिन ओपनहाइमर को मालूम था इस बम को बनाते ही कि उन्होंने क्या बनाया। बॉम्ब तैयार, वर्ल्ड वॉर जारी। अब इसके बाद जापान के साथ तमाम चीज़ें सरेंडर कर दो, नहीं कर रहे। तभी उसके बाद अब ये हुआ कि ये बॉम्ब को कहाँ गिराया जाएगा और जापान में किस जगह पर गिराया जाएगा। तो पहले तो ये तय हुआ कि इस बॉम्ब का इस्तेमाल पहली बार जो परीक्षण सा कामयाब रहा, ये जापान पे होगा, क्योंकि अमेरिका की सबसे ज़्यादा जापान से लगी हुई थी। तो अब जापान में किस जगह, उसके लिए कई ऐसे शहरों को चुना गया। गिराने का तो फैसला हो चुका था जापान, तो यह कि जापान में कहाँ। अब पूरे जापान पे एक बम से तो काम होगा नहीं, तो इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बैठी जिसका नाम था टारगेट कमेटी। मतलब वो फिक्स करेगी, कमेटी हरी झंडी देगी कि ये बॉम्ब कहाँ कहाँ गिराना है। 10 मई 1945 को टारगेट कमेटी की इसी लॉस एलामोस की जगह पर एक मीटिंग हुई थी। जब ये अभी टेस्ट हुआ नहीं,
उससे पहले की बात है, 2 महीने पहले, ये जुलाई में टेस्ट हुआ और मैं मई की बात कर रहा हूँ। और इस कमेटी ने तब कहा था कि अगर ये बॉम्ब सक्सेसफुल रहा टेस्ट, तो फिर उन्होंने कुछ शहरों के जापान के नाम शॉर्टलिस्ट किए। उनमें एक था क्योटो, एक था हिरोशिमा, एक योकोहामा और एक था कोकुरा। लेकिन फिर उसमें से ये हुआ कि जो क्योटो है वो एक कल्चरल हेरिटेज है, वहाँ पे सांस्कृतिक तमाम धरोहर है, तो उसको करने से दुनिया नाराज़ होगी। तो पहली लिस्ट में नागासाकी का नाम नहीं था, हिरोशिमा का था, लेकिन फिर क्योटो का नाम काटा गया क्योंकि कल्चरल हेरिटेज था, और उसके बाद नागासाकी को जोड़ा गया। यानी नागासाकी बदकिस्मत शहर था, ओरिजिनल नाम उसका लिस्ट में नहीं था, और क्योटो खुशकिस्मत था, सिर्फ कल्चरल हेरिटेज की वजह से उसका नाम बच गया। अब ये हुआ कि उस वक्त 2 बॉम्ब थे, तो 2 बॉम्ब 2 किस शहर पर, तो फिर उनमें से जो योकोहामा और कोकुरा ये नाम भी कट गया। अब फाइनल 2 बचे, हिरोशिमा और नागासाकी, और तय हुआ कि इन्हीं के ऊपर बॉम्ब गिराएंगे। इसके बाद रूजवेल्ट अमेरिकी प्रेसिडेंट का इंतज़ार किया गया कि ये बॉम्ब तैयार है, कैसे कब कहाँ गिरना है। 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 बॉम्ब गिरने से पहले की कहानी ये है कि उस दिन सुबह सुबह एक अमेरिकी बॉम्ब वर्षक, जो बॉम्ब को जिसको लेकर जाना था, इस न्यूक्लियर बॉम्ब को जिसको ओपनहाइमर ने बनाया था, मरियाना द्वीप से टेक ऑफ होती है। और मरियाना द्वीप से टेक ऑफ होने के बाद ये एलोना गे, जो विमान का नाम था जिसमें ये बॉम्ब रखा गया था, और उसमें यह था कि इसको बड़ी सावधानी से लेकर जाना है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। उसमें यह भी था कि हाइट कितनी होगी, कितने हाइट से गिराना है। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिराएंगे तो उसका जो आतंक है या उसका जो असर है वो कम होगा। तो वो सब कुछ नाप तोल कर B-29 बॉम्बर प्लेन जो था, एनोला गे जिसका नाम था, इसमें ओपेनहाइमर का वही न्यूक्लियर या एटम बॉम्ब रखा हुआ है। अब प्लेन सुबह प्रवास करता है, टेक ऑफ करता है, और इसके बाद धीरे धीरे जापान के हिरोशिमा शहर की तरफ उड़ान भरता है। जब ये 31,000 फीट की ऊंचाई पर था, उसके बाद ये था कि अब वहां से अगर ये बॉम्ब को गिराएंगे तो शायद असर कम होगा। तो जो साइंटिस्ट ने बताया था, धीरे धीरे वो टारगेट के जब करीब आते हैं तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, और ठीक 8:15 पर सुबह इस प्लेन से हिरोशिमा के ऊपर पहला एटम बॉम्ब गिराया जाता है। बॉम्ब गिराने के बाद अब उन्हें मालूम था चूंकि नीचे बहुत ज़्यादा ऊपर से नुकसान कम होता है। अब ये जो B-29 बॉम्बर एनोला गे था, अब इसके पायलट उसको लेकर वापस ऊंचाई पकड़ रहे होते हैं। बॉम्ब गिराने के बाद करीब करीब 39 सेकंड लगे और फिर एक जोर का धमाका हुआ। पूरा इलाका आसपास का ऐसा लगा कि बादलों का गुबार है। इस प्लेन में जो पायलट था, जब उसने पलट कर देखा, यहाँ तक कि वो हवा में बहुत ऊंचाई पर था, लेकिन उस बॉम्ब के फटने के बाद जो कंपन और झटके महसूस हुए थे वो उसको उस प्लेन तक महसूस हो रहा था, और वो जो गूंज थी उसकी। हिरोशिमा में उस वक्त कुल आबादी करीब 3 लाख थी, और असल में यहाँ पे इसलिए ये बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने क्योंकि यहाँ इन 3 लाख आबादी के अलावा जापानी आर्मी का एक बहुत बड़ा बेस था। 43,000 आर्मी के लोग थे हिरोशिमा पर, तो 3 लाख सिविलियन और 43,000 आर्मी के लोग। इसके बाद वो प्लेन वहाँ से वापस थोड़ी देर के बाद इस बॉम्ब की भयानक बर्बादी की कहानी जब तस्वीरों के ज़रिए दुनिया में छन छन कर आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका यहीं नहीं रुकता, 2 दिन और बीत जाते हैं। 6 अगस्त के बाद 7 और 8, 9 अगस्त की सुबह फिर एक यही B-29 बॉम्बर प्लेन एक और एटम बॉम्ब लेकर निकलता है, और इस बार निशाना था नागासाकी। हिरोशिमा के बाद नागासाकी पर भी ऐसे ही बॉम्ब गिरा, उसका भी ऐसे ही असर हुआ। इन दोनों धमाकों में कहते हैं उसी वक्त जब ये बॉम्ब गिरा था 70,000 लोग तो वैसे ही मर गए थे, जो जहां था वो वैसे ही खड़ा हो गया। ये पूरी डिटेल में आपको कहानी सुनाई कि पेड़ तक की हालत क्या हो गई थी।
कुल मिलाकर 2 लाख लोग इन 2 शहरों पर हुए धमाकों में मारे गए। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता, रेडिएशन की वजह से कितना असर हुआ, उसका असर आज तक लोग झेल रहे हैं। उसकी वजह से आज भी कैंसर वहाँ पे हो रहा है। इस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने और उसके बाद गिराने के बाद अब करीब 2 महीने बीत गए। ओपनहाइमर को यूएस के प्रेसिडेंट अपने पास बुलाते हैं, व्हाइट हाउस। वो वहाँ जाते हैं। रूजवेल्ट बहुत खुश थे ओपनहाइमर से, लेकिन ओपनहाइमर को जब ये पता चला कि जापान में इतने लोग मारे गए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का एक एहसास था कि शायद वो खुद कातिल हैं और उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने मुलाकात के दौरान ये कहा कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। वो शाबाशी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं। रूजवेल्ट को ये बात बहुत बुरी लगी। उसे लगा ये क्या है। कहते हैं कि उस मीटिंग के बाद रूजवेल्ट ने अपने जो भी सेक्रेटरी थे उनसे कहा, यार इसको एक तो यहाँ से आप बाहर भेजो और दोबारा इस शख्स से मुझे मत मिलाना। इसके बाद वहाँ से रूजवेल्ट निकल गए। बाद में रूजवेल्ट के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम लग गए, जिसने ये बॉम्ब बनाए थे। और उसकी वजह ये थी कि उनके रिश्ते, भाई जो है उनके उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर, वाइफ पहले हुआ करती थी, एक गर्लफ्रेंड थी, उसका भी ताल्लुक था। उसको लेके फिर एक कमेटी भी बैठी, इंक्वायरी हुई और बाद में उन्हें एक तरह से गद्दार भी माना गया। बाकी सारे प्रोजेक्ट से भी हटा लिया गया। लेकिन ओपनहाइमर क्या है, प्रोजेक्ट से हटाने और उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले जानना जरूरी है कि आखिर ओपनहाइमर की कहानी क्या है। तो जिस शख्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, दुनिया को सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक हथियार देने वाले ओपनहाइमर, इनकी कहानी कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर भी है और वहां पे भी आप सुन सकते हैं। ओपनहाइमर, फादर ऑफ एटम बॉम्ब, फादर ऑफ एटम बॉम्ब, ओपनहाइमर, कुकू एफएम के ऑडियो बुक में भी आप सुने। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं। इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। रॉबर्ट ओपनहाइमर एक अमीर यहूदी परिवार का बेटा। ये असल में अमेरिकी नहीं थे, बल्कि इनका जो जन्म हुआ था अमेरिका में। फादर यहूदी थे, कपड़ों का बिजनेस था, और जब उधर हिटलर और बाकी लोगों की वजह से और यहूदियों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, तो ये फैमिली अमेरिका आ गई, न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क में ही ओपनहाइमर का जन्म हुआ। चूँकि अमीर ख़ानदान से, लेकिन फिर भी बिगड़ैल नहीं, पढ़ाई लिखाई में बचपन से तेज़, कभी दोस्त नहीं, किताबों से सिर्फ दोस्ती, फिज़िक्स में बड़ा इंटरेस्ट। तो 9 साल की जब उम्र थी तभी अलग अलग भाषा सीख लिया। गीता को पढ़ने के लिए पूरी संस्कृत सीख ली थी। इसके बाद ओपनहाइमर ने अच्छी जगह सब कुछ पढ़ाई की और धीरे धीरे नामी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बाकी सब जगहों पर 32 साल की उम्र में एक पहली बार इन्हें एक 22 साल की लड़की से प्यार हुआ था, और वो एक मेडिकल स्कूल की स्टूडेंट थी स्टैनफोर्ड में। नाम था टेटलॉक। लेकिन कहते हैं कि ओपनहाइमर शादी करना चाहते थे, पर जो टेटलॉक थी वो शायद शादी नहीं करना चाहती थी। दोनों के रिश्ते रहे और दोनों कई बार मुलाकात भी की, लेकिन फिर टेटलॉक ने ओपनहाइमर से दूरी बना ली और 1943 में आखिरी मुलाकात कहते हैं इन दोनों के बीच में हुई थी। इसके बाद जब आखिरी मुलाकात के कुछ दिन बाद ही टेटलॉक की मौत हो गई। उनकी लाश मिली एक जगह पे होटल में, और ये कहा गया कि ये खुदकुशी है। लेकिन उसको लेके आज भी बहुत सारी बातें होती। ये है कि शायद ओपनहाइमर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, एक एटम बम, दुनिया का सबसे ख़तरनाक बम बनाने वाला इंसान, और उनके बारे में हर जानकारी थी हर एक के पास। तो ये भी है कि शायद FBI और बाकी एजेंसियां पीछे लगी हुई थी उसकी, और वो नहीं चाहते थे कि ओपनहाइमर
को डिस्टर्ब हो उसके प्रोजेक्ट को पूरा करने में, तो उन्होंने ही उनकी इस गर्लफ्रेंड को रास्ते से हटा दिया। इसके बाद फिर खैर ओपनहाइमर ने एक ऐसी महिला से शादी की जिनकी ऑलरेडी 3 शादी हो चुकी थी। तीसरे पति को तलाक दिया था, 1940 में शादी हुई थी। और जब ये लॉस एलामोस में जब ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा था टेस्टिंग के लिए, तब उनकी ये बीवी और उनके बच्चे लगातार उनके साथ थे और हमेशा साथ रहे। लेकिन ओपनहाइमर को ये कहा गया, जब ये टेस्ट हो गया और रूजवेल्ट से मिले और उन्होंने कहा मेरे हाथ खून से सने हुए हैं, तो उनके कई रिलेटिव, उनका कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रिलेशन था, तो ये कहा गया कि शायद ओपनहाइमर भी उनसे मिले हुए, और रूस भी उस वक्त न्यूक्लियर बम बनाने की रेस में था। तो अब अमेरिका ने तो टेस्ट कर लिया था। अमेरिका के टेस्ट करने के बाद 1945 की बात है ये, ठीक 4 साल लगे सिर्फ। 29 अगस्त 1949 को तब USSR हुआ करता था, जो अभी रूस है, टुकड़े हो गए उसके। तो 29 अगस्त 1949 को USSR ने भी कामयाबी के साथ न्यूक्लियर टेस्ट कर डाला। वो दूसरा देश बना अमेरिका के बाद, क्योंकि अब होड़ तो शुरू होनी थी। तो जब USSR ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली, तो फिर अमेरिका में बात हुई कि इतनी जल्दी USSR ने कैसे किया, तो ज़रूर कोई भेदिया हमारे यहाँ से जिसने सारी उनको ये चीज़ें दी। तो उस पर फिर एक शक ओपनहाइमर पर भी गया और कहा गया कि शायद ओपनहाइमर ने रूस की मदद की है टेक्नोलॉजी देने में और बताने में, क्योंकि उनके कद का और कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं था जो जिसकी मदद के बिना ये बनाया जा सके। और उसके लिए दलील दी गई कि उनका भाई, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ, ये लोग कभी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर रहे थे। हालांकि ओपनहाइमर ने हमेशा इसका इनकार किया, लेकिन इसके बावजूद रूस के इस सक्सेसफुल एटम बम बनाने के बाद 1954 में अमेरिकी एटॉमिक एनर्जी एक कमीशन बिठाई गई, अमेरिकी एटॉमिक एनर्जी की, और उसमें ओपनहाइमर को पेश किया गया और कहा गया कि आप यहाँ आएँ और आप बताएं, क्योंकि आपके ऊपर शक है कि आप जासूस हैं और आपने जासूसी की है। वहाँ पे पेशी हुई। पेशी होने के बाद उनको उस वक्त सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई। 1967 पेशी के बाद कुछ एक्शन तो नहीं लिया गया, लेकिन अब ओपनहाइमर लगभग हर चीज़ से दूर थे। इतना मतलब दुनिया को पहला सबसे खतरनाक बम देने वाला अमेरिका में ही एक जासूस और गद्दार की निगाह से देखा जा रहा था, क्योंकि रूस ने, USSR ने बम बना लिया था। तो इस कमेटी के सामने पेशी हुई। कमेटी ने भी यही माना कि ये डाउटफुल है, तो उनको एक सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी थी। सिक्योरिटी क्लियरेंस अमेरिका में इसलिए, इसका ऐसे समझिए कि आप किसी भी सेंसिटिव पोस्ट पर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब करते हैं या कहीं, तो जब तक आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, आपको क्लासीफाइड फाइल्स या ऐसे प्रोजेक्ट जो बेहद खुफिया गोपनीय है, उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब एक तरह से आप फिर बाहर के आदमी हैं। तो जो कमेटी बैठी थी उसने सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी। इसका मतलब है ओपनहाइमर अब अमेरिका के किसी भी प्रोजेक्ट के साथ नहीं जुड़ सकते थे। ओपनहाइमर भी इस प्रोजेक्ट के बाद बहुत शांत रहने लगे, चूँकि चेन स्मोकर थे। आखिरकार इस पहले परीक्षण के बाद 1945 में जो उन्होंने किया था, उसके करीब 22 साल के बाद 1967 18 फरवरी 1967 को कैंसर की वजह से ओपनहाइमर की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद 1966 में, बल्कि मौत से पहले, एक फिर इसी एनर्जी कमीशन ने फिर माना कि नहीं ये आदमी जासूस नहीं है रूस के पास। फिर बाद में शायद आया था एक ब्रिटिश है जिसने वो किया था, तब उनको एक अवार्ड दिया गया था। लेकिन फिर भी उनके ऊपर जासूस और ये वाला तमगा लगा रहा गद्दार के तौर पर। लेकिन जब 55 साल बीत गए मौत के, 2022 अभी लास्ट ईयर की बात है, सोचिए दुनिया को पहला एटम बम देने वाला शख्स 55 साल तक एक गद्दार, एक जासूस की नज़रों से देखा जाता रहा अमेरिका में। लेकिन मौत के 55 साल के बाद 2022 में आखिरकार अमेरिकी गवर्नमेंट ने ओपनहाइमर की वफादारी पर मुहर लगाई और उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि सिक्योरिटी क्लियरेंस तब दिया जब उनकी मौत हो गई, लेकिन फ़ायदा क्या? तो उसका फ़ायदा ये है कि उस सिक्योरिटी क्लियरेंस जो दी गई, वो मतलब एक तरह से एक तमगा था कि आदमी किसी भी सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, क्लासिफाइड प्रोजेक्ट से जुड़ सकता है और जुड़ा होगा, यानी कि यह आदमी वफादार है।
अमेरिकी सरकार की तरफ से सिक्योरिटी क्लियरेंस देने का मतलब ही यही होता है कि उसकी वफादारी पे कोई शक नहीं। तो मौत के 55 साल के बाद आखिरकार ओपेनहाइमर को उनकी वफादारी का इनाम मिला, सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई और इस तरीके से एक जो दाग था वो धुल गया। लेकिन अब सवाल ये है कि पहला टेस्ट तो ओपेनहाइमर ने कर लिया, उसके बाद दूसरा टेस्ट मैंने आपको बताया 29 अगस्त 1949 यानी कि पहले के 4 साल के बाद ही रूस ने कर लिया। तब से लेकर आज तक 1945 से 2023 तक अब तक दुनिया में परमाणु बम के 2000 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं, सक्सेसफुल टेस्ट 2000 से ज़्यादा। इनमें पहली बार ओपेनहाइमर ने किया था, उसके बाद से 2000 अब तक टेस्ट हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट जो लिस्ट है कंट्री की उसमें अमेरिका ही है पहले नंबर पर। अब तक अमेरिका ने 1054 न्यूक्लियर टेस्ट किए 45 के बाद से। दूसरे नंबर पर अब रूस है, उसने 715 न्यूक्लियर टेस्ट किए 715। तीसरे नंबर पर फ्रांस है, 210 न्यूक्लियर टेस्ट किए। चौथे नंबर पर इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम, 45 न्यूक्लियर टेस्ट। पाँचवें नंबर पर चीन है, 45 न्यूक्लियर टेस्ट। छठे नंबर पर इंडिया है, 6 न्यूक्लियर टेस्ट। सातवें नंबर पर पाकिस्तान है, 6 न्यूक्लियर टेस्ट। इसके अलावा 8वें नंबर पर नॉर्थ कोरिया है, 2 न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया ने 18 मई 1974 को पोखरण में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसके बाद 1998 में पोखरण में ही इंडिया ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसके बाद ज़मीन के अंदर जो भूतल वाला टेस्ट है अलग अलग इंडिया ने और भी किया, तो कुल 6 टेस्ट हुए। इंडिया के पास इसमें 120 से ज़्यादा बॉम्ब हैं, पाकिस्तान के पास करीब 126 से है। अमेरिका और इन सबको मिला लें तो इतने बॉम्ब हैं इस वक्त, न्यूक्लियर आइटम बम जो ओपेनहाइमर छोड़ गए, आइडिया दे गए कि अगर ये सब इस्तेमाल हो जाए, बल्कि इसका आधा इस्तेमाल हो जाए, तो ये दुनिया ख़त्म है। अब और वो जो हिरोशिमा नागासाकी को गिरा था वो तो कुछ नहीं है, अब उससे 50 से ज़्यादा गुना ताकतवर बम बन चुके हैं, हाइड्रोजन बम बन चुका है। तो ये इस बॉम्ब की हालत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए प्लूटोनियम की ज़रूरत होती है। आपने सुना होगा ये नाम प्लूटोनियम। यह है क्या और क्यों ज़रूरत होती है, इसको ऐसे समझिए। ये जो बिजली बनती है आमतौर पर इसमें कोयले का इस्तेमाल होता है। तो अब बिजली बनाने के लिए कितना कोयला जलता होगा? 1 टन, 2 टन, 20 टन, 50 टन, 1 लाख टन। लगातार बिजली बननी है तो लगातार कोयला जल रहा है और फिर उससे धुआं निकल रहा है, भाप निकल रहा है और उससे बिजली बन रही है। अब 1 लाख टन कोयले से बिजली बन रही है। एक आधा 1 किलो का प्लूटोनियम, वो भी एक पत्थर जैसा होता है, अब उसको ले आइए और उसको रख दीजिए कोयले की जगह। कहाँ 1 लाख टन मैं कोयले की बात कर रहा हूँ और कहाँ 1 किलो। एग्जैक्ट मैं भी इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना पता है वो कई महीने और कई साल तक उतना ही आधा 1 किलो वो बिजली बनाता रहेगा। मतलब आपके हज़ारों लाखों टन कोयला और कहाँ एक छोटा सा प्लूटोनियम का टुकड़ा वो आपको बिजली देता रहेगा। तो अब सोचिए उसकी ताकत का अंदाज़ा। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में प्लूटोनियम के बिना आप बना नहीं सकते, इसीलिए न्यूक्लियर जो प्लांट है उसमें भी यही प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। हालांकि बहुत सारे दुनिया ने बॉम्ब बनाए, लेकिन न्यूक्लियर इंसानों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उसका सही मानों में इस्तेमाल करें, जैसे बिजली वगैरह में, तो फिर कमाल की है कि आपके लाखों टन कोयला बच जाएगा एक प्लूटोनियम का पत्थर की वजह से। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लूटोनियम कहाँ पाए जाते हैं? तो बताया गया कि सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ दूसरा देखिए, कमाल की बात ये कि सबसे ज़्यादा प्लूटोनियम, हर देश जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है वो चाहता है उसके पास किसी तरह से प्लूटोनियम आ जाए, इतना कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। उसकी तस्करी भी होती है। और दुनिया में जिस देश के पास सबसे ज़्यादा प्लूटोनियम है, यानी ऑस्ट्रेलिया, वो न्यूक्लियर कंट्री ही नहीं है। उसकी पॉलिसी है, उसने कहा कि हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे नहीं। और इतना उसके पास प्लूटोनियम है कि वो दुनिया में जितने बम है शायद उससे ज़्यादा बना ले, अगर उसके पास सारी बाकी चीज़ें, वो फैसिलिटी, टेक्निक, सब कुछ हो उसके पास, फार्मूला। लेकिन एक दूसरा आईना ये भी है कि जिस ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा प्लूटोनियम है
उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, क्योंकि उसने कभी बनाने की कोशिश नहीं की। हमारे देश में उड़ीसा कहते हैं कि वो जगह है जहाँ पे प्लूटोनियम पाया जाता है। ये ज़मीन के बहुत अंदर होता है और एक ऐसा पत्थर होता है जिसके आप हम पहचान नहीं पाते हैं। वो पारखी निगाहें बताती हैं कि ये प्लूटोनियम है कि नहीं, और वो अनमोल है। अगर किसी के हाथ लग जाए तो एक होता ना कितने का इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट होगा, वो अनमोल चीज़ें हैं। तो ये थी आज की कहानी। और फिज़िक्स, मैंने कहा कई बार ऐसा होता है जिस सब्जेक्ट से आप भागते हैं वो सब्जेक्ट आपका पीछा करती है। तो आज ये कहानी सुनाने के लिए मुझे बहुत सारी फिज़िक्स की चीज़ें भी सीखनी पड़ी। और हमारे जो दीपक है वो फिज़िक्स का बहुत ज़्यादा जानकार और ज्ञानी है। बल्कि एक दिन उसने एक लाइन कही थी कि सर दुनिया में फ़िज़िक्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ कोई नहीं है, बस समझ में आनी चाहिए। तो जिस तरीके से उसने कहा मुझे लगा कि वाकई अगर यही चीज़ें मुझे बचपन में कोई बताता तो शायद मैं फ़िज़िक्स की तरफ ही भागता। लेकिन खैर, जो लिखा होता है नसीब में वही होता है। तो आज कहानी में इतनी ही। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, और कहीं कहीं गलती हुई हो तो वो माफ़ भी कर दीजिएगा, क्योंकि प्रोफेसर तो हूँ नहीं मैं। अब वही अपना सिलसिला, आज विष्णुप्रिया, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विष्णुप्रिया जी। दर्जी रीना बेन सागर, इनका भी आज बर्थडे है, तो रीना बेन सागर जी बहुत बहुत बधाई आपको। और किशन दर्जी ने भेजा है। इसके अलावा तरुण पाठक का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तरुण। साथ ही वंदना, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वंदना जी। और ये विनोद ध्यानी जी ने भेजा, उनकी वाइफ है। साथ ही आज पृथ्वीराज ढाका, बल्कि पुखराज ढाका, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पुखराज ढाका जी। और टी.आर. चौधरी ने भेजा है। इसके अलावा फलक जहां, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे फलक। और ये मोहम्मद खालिद ने भेजा, उनकी बेटियां हैं शानवी उर्फ मोना और वैभव, इन दोनों का भी आज बर्थडे है। तो शानवी यानी कि मोना और वैभव, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और भेजा है सौरभ यादव और बबलू यादव ने ये दोनों फादर हैं इन दोनों बच्चों के। इसके अलावा आशुतोष विश्वकर्मा एक कहानी की फरमाइश की है। प्रशांत पारीक एक कहानी की फरमाइश की है। अनुज भारती, थैंक यू सो मच आपकी दावत के लिए। इसके अलावा अर्जुमंद आरा जरीन खान एक कहानी की फरमाइश की है। और माधव चंदेल, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएँ और कुकू FM के मज़े लें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।